नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो मुगल काल का प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वकालत या वजारत की संस्था का अस्तित्व किसके काल में माना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है अब्बासी खलीफाओं। वकालत या वजारत की संस्था का अस्तित्व अब्बासी खलीफाओं के काल से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके संरक्षण के काल में वकील आबलिक वजीर का पद अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण काल अकबर के 1556 से 1560 ईस्वी में वकील आबलिक वजीर का पद अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था। इस पद पर रहते हुए बैरम खां ने असीम अधिकार प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने वकील से वित्तीय अधिकार अपने शासनकाल के किस वर्ष में ले लिए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है 8वें वर्ष में अकबर ने वकील से वित्तीय अधिकार ले लिए एवं उन्हें दीवान ए कुल वित्त मंत्री नामक एक नए पदाधिकारी को सौंप दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में एक नए पद दीवान ए कुल का सृजन किया था? जो इसका सही उत्तर है वह 8वें। अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में दीवान ए कुल नामक एक नवीन पद का सृजन किया था, जिसका प्राथमिक कार्य राजकीय कोष का निरीक्षण एवं लेखा संबंधी जांच करना था। वह प्रत्येक विभाग से होने वाले लेन देन एवं भुगतानों का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करता था। वह प्रांतीय दीवानों से प्रत्यक्ष संबंध रखता था और वे उसकी निगरानी में कार्य करते थे। राजस्व संबंधी सरकारी कागजातों पर उसकी मोहर तथा हस्ताक्षर का होना अनिवार्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में लेखा परीक्षक कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुस्तौफी। मुगल काल में लेखा परीक्षक मुस्तौफी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में मुख्य लेखा अधिकारी कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुशरिफ। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में दिल्ली सल्तनत के मीर ए अर्ज का नाम बदलकर क्या रखा गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मीर ए बख्शी। मुगल काल में दिल्ली सल्तनत के मीर ए अर्ज का नाम बदलकर मीर ए बख्शी रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मीर ए बख्शी। मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान मीर ए बख्शी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में सम्राट के समक्ष सैन्य विभाग संबंधी सभी मामले को कौन रखता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मीर ए बख्शी। मुगल काल में सम्राट के समक्ष सैन्य विभाग संबंधी सभी मामलों को मीर ए बख्शी रखता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर ए बख्शी द्वारा किस नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था? जिसका सही उत्तर है वह है सरखत। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर ए सामा आबलिक खान ए सामा का गठन किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है अकबर। अकबर के शासनकाल में मीर ए सामा आबलिक खान ए सामा के पद का गठन हुआ था। यह राजकीय अधिकारी होता था। राजकीय महल के सामानों की खरीद एवं उनके भंडारण की जिम्मेदारी उसी की थी एवं वह इन मामलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। इसके अतिरिक्त युद्ध के अस्त्र से लेकर विलास की वस्तुओं तक के उत्पादन का निरीक्षण करना भी उसका उत्तरदायित्व था। वह सीधे सम्राट के अधीन था, लेकिन अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे दीवान ए कुल से संपर्क करना पड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सद्र उस सुदूर सद्र ए कुल किस विभाग से संबंधित था? जिसका सही उत्तर है वह धार्मिक मामलों से। सद्र उस सुदूर आबलिक सद्र ए कुल धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था
उसका मुख्य कार्य शरीयत के कानून का संरक्षण करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में नैतिकता का नियमन कौन करता था? जिसका सही उत्तर है वह है मुहतसिब। मुगल काल में नैतिकता का नियमन मुहतसिब करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए किसमें विभाजित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है प्रांत। बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जो सूबा कहलाता था। अकबर के समय में पहले 12 सूबे थे, जो उसके शासनकाल के अंत में बढ़कर 15 हो गए। बरार, खानदेश एवं अहमदनगर की विजय के पश्चात। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी हो गई थी? जिसका सही उत्तर है वह है 18, जिसमें कश्मीर, ठट्टा एवं उड़ीसा को नवीन सूबा बनाने के पश्चात 18 सूबे हो गए शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? जो इसका सही उत्तर है वह है 20। औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या बढ़कर 20 हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में कितने सूबों का वर्णन किया है? जो इसका सही उत्तर है वह है 12। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में 12 सूबों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में सूबों को किसमें विभाजित किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है सरकार। मुगल काल में सूबों को सरकार में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में सरकार को किसमें विभाजित किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है परगना। मुगल काल में सरकार को परगना में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में परगना को किसमें विभाजित किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है महल। मुगल काल में परगना को महल में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में महल को किसमें विभाजित किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है गांव। मुगल काल में महल को गांव में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में सूबे का गवर्नर कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है सूबेदार। सूबे का गवर्नर सूबेदार कहलाता था, जिसकी नियुक्ति बादशाह स्वयं करता था। सामान्यतः उसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था, पर वह वंशानुगत न था और स्थानांतरित था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में प्रांतीय दीवान की नियुक्ति कौन करता था? जो इसका सही उत्तर है वह है बादशाह। मुगल काल में प्रांतीय दीवान की नियुक्ति बादशाह करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में प्रशासनिक व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है अकबर। मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर अकबर के शासन काल में पहुंच गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने मुगल साम्राज्य के वजीर के रूप में किसे नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने मुगल साम्राज्य के वजीर के रूप में निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने वकील से वित्तीय अधिकार लेकर एक नवीन पद दीवान ए कुल वित्त मंत्री का गठन किया था? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल अधिकारी का राजस्व संबंधी सभी सरकारी कागजातों पर उसकी मोहर एवं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य था? जिसका सही उत्तर है वह है दीवान ए कुल। अगला प्रश्न देखते हैं,
मुगल काल में राजकीय कोष की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है खजानदार। मुगल काल में राजकीय कोष की देखभाल करने वाला अधिकारी खजानदार कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मीर बख्शी। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग के प्रमुख को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में सूबा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है अकबर। मुगल काल में सूबा प्रणाली का जनक अकबर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में प्रांतीय सेना की देखभाल की जिम्मेदारी किस पर होती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है बख्शी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में मीर ए अदल किसे कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है प्रांतीय सद्र। मुगल काल में मीर ए अदल प्रांतीय सद्र को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में फौजदार और अमल गुजार नामक दो प्रमुख अधिकारी किस स्तर पर कार्य करते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अमल गुजार या अमील सर्व प्रमुख कौन सा अधिकारी होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है राजस्व। अमल गुजार या अमील सर्व प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ग्राम। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में गांव का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है ग्राम प्रधान। मुगल काल में ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्राम प्रधान कहलाता था। ग्राम प्रधान को खुद मुकद्दम या चौधरी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में ग्राम स्तर से प्राप्त राजस्व का लेखा जोखा कौन रखता था? जो इसका सही उत्तर है वह है पटवारी। मुगल काल में ग्राम स्तर से प्राप्त राजस्व का लेखा जोखा पटवारी रखता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में किले का प्रधान कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है किलेदार। मुगल काल में किले का प्रधान किलेदार होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाह के गवर्नर को क्या कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है मुसद्दी। मुगल काल में बंदरगाह के गवर्नर को मुसद्दी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में मुसद्दी की नियुक्ति कौन करता था? जो इसका सही उत्तर है वह है बादशाह। मुगल काल में मुसद्दी की नियुक्ति बादशाह करता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। जबकि मुगल प्रशासन से संबंधित अभी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए और बनाऊँगा।